Dear students, my name is Hilal Bhatt and I am going to teach you biotechnology subject. Okay. Dear students, as per the syllabus of biotechnology is concerned, it has two units, unit first and unit second, and each unit is composed of 3 chapters. That means there are total 6 chapters in class 12th biotechnology syllabus. The first unit is protein and gene manipulation, and it has 3 chapters. First chapter is recombinant DNA technology. Second chapter is protein structure and engineering, and third chapter is genomics and bioinformatics. And unit second is cell culture technology. It has also 3 chapters. Chapter first is microbial cell culture and its applications. Second chapter is plant cell culture and its applications, and third chapter is animal cell culture and its applications. So that means there are 2 units or 6 chapters. Now we are going to start the first unit. First unit is protein and gene manipulation, and this first unit has 3 chapters, and we are going to start the first chapter, that is recombinant DNA technology. Okay, देखो बेटा, आज मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट recombinant DNA technology. You have learnt in class 11th that nowadays the bacteria are utilized for the production of insulin for treating the diabetes. तो बेटा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि आजकल हम बैक्टीरिया को यूटिलाइज करते हैं और इन बैक्टीरिया से हम इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और इस इंसुलिन से ठीक किया जाता है एक डिसऑर्डर को, एक डिजीज को, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं. ठीक है ना, ध्यान से सुनिए. यू नो दैट डायबिटीज एक ऐसा डिसऑर्डर है दैट इज काज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन. आपने जूलॉजी में भी 11th क्लास में पढ़ा होगा. ये इंसुलिन जो है एक्चुअली इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लंगरहांस ऑफ पेनक्रियास. बेटा हमारे बॉडी में पेनक्रियास होता है, ये कंपाउंड ग्लैंड है. कंपाउंड ग्लैंड मींस इट बिहेव्स एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन. जब इस पेनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट देखा जाता है, इट्स कंपोज्ड ऑफ द पैचेस ऑफ सेल्स कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लंगरहांस, जिसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं, और उनमें एक सेल होती है बीटा सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, और इस इंसुलिन से हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है. यानी इसमें बीटा सेल्स भी होते हैं, अल्फा सेल्स भी होते हैं. तो अल्फा सेल्स ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है, और हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है. हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 70 to 100 mg/dl होना चाहिए फास्टिंग में. अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है तो इससे कॉम्प्लिकेसी होती है. तो डायबिटीज एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है. ये ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कैसे होता है? क्योंकि बीटा सेल्स पता नहीं क्या हो जाता है, इसमें ये नॉन फंक्शनल बन जाते हैं, और नॉन फंक्शनल के बाद इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है, और इस इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और एक डिसऑर्डर होता है जिसको डायबिटीज कहा जाता है. ठीक, आपने 11th क्लास के जूलॉजी में भी ये चीजें पढ़ी हों. अब बेटा मुझे आपको खाली बताना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है. तो पहले पहले इस डायबिटीज को ठीक किया जाता था इंसुलिन से, लेकिन उस इंसुलिन को हम निकालते थे फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ काउज एंड पिग्स. वो इंसुलिन उतना इफेक्टिव नहीं होता था. बेटा आजकल के जमाने में हम ये इंसुलिन जो है ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं. कैसे बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं? हम बेटा क्या करते हैं, हमारे पास होता है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन. इस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन
को हम आइसोलेट करते हैं ह्यूमन बीइंग के बॉडी से, ठीक, ये आपके पास इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लाते हैं एक वेक्टर को। आपने थोड़ा सा वेक्टर के बारे में 11th क्लास में पढ़ा होगा, आगे आपको पढ़ना है। ये जो वेक्टर है ये एक कैरियर होता है जो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, डिजायर्ड जीन को कैरी करता है होस्ट सेल में। तो बेटा हम इस वेक्टर को, मोस्टली कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स हम यूटिलाइज करते हैं प्लाज्मिड्स। तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को हम एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं ये भी बेटा आप आगे पढ़ोगे। और उसके बाद हम इसके साथ इंसर्ट करते हैं ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। ओके, एंड आफ्टर दैट हम एक बैक्टीरिया लाते हैं एसर्शिया कोलाई, ई कोलाई। तो हम इसको इंसर्ट करते हैं ई कोलाई में। सो दैट मीन्स कि हमने इस डीएनए को इंसर्ट किया एसर्शिया कोलाई में, और अब इस ई कोलाई में इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, और यही बैक्टीरिया ई कोलाई इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जिस इंसुलिन को हम आजकल यूटिलाइज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज। सो दैट मीन्स ये इंसुलिन ज्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि ये इंसुलिन ह्यूमन बीइंग के जीन से ही बनाया हुआ है। लेकिन इस इंसुलिन को प्रोड्यूस किया एक बैक्टीरिया ने, जिस बैक्टीरिया को हम एसर्शिया कोलाई कहते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, आजकल हम बैक्टीरिया को यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन, और ये इंसुलिन हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज। तो बेटा जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, ये जो सारी टेक्नोलॉजी है इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और नाउअडेज इट्स आल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या इसका दूसरा नाम जो है इट इज आल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो दैट मीन्स यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एक जीन एक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करते हैं, उसके बाद हम इसकी बहुत सारी कॉपीज भी बना सकते हैं जिसको हम क्लोनिंग कहते हैं, और उसके बाद इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम एक ऐसा डीएनए जो डिफरेंट पार्ट से बना होगा, यहां पर वेक्टर का डीएनए है, ह्यूमन बीइंग का इंसुलिन प्रोड्यूसिंग डीएनए है, तो इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कह सकते हैं। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंसर्ट करते हैं होस्ट सेल में, और उसके बाद ये होस्ट सेल वही काम करता है जो यहां पर जेनेटिक मटेरियल होता है। So that means this whole technology is simply called as recombinant DNA technology, or it's called as genetic engineering. Okay, बेटा समझ में आया? तो दैट मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म से जीन आइसोलेट करते हैं, उसके बाद इस जीन के बहुत सारे कॉपीज बनाते हैं जिसको हम क्लोनिंग कहते हैं, और उसके बाद इसको इंसर्ट करते हैं एक होस्ट सेल में, एक ऑर्गेनिज्म में, और ये ऑर्गेनिज्म फिर ऐसे ही बिहेव करता है, ऐसे ही कैरेक्टर्स दिखाता है जिससे जैसे हमने इसमें जीन्स इंसर्ट किए हुए हैं। सो साइंटिफिकली अगर हम बोलेंगे तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? इट इज द जेनेटिक मैनिपुलेशन, इट इज द जेनेटिक मैनिपुलेशन in the laboratory, the genetic manipulation in the laboratory involving the isolation and cloning of a specific DNA, involving the isolation and cloning of a specific DNA. So that means हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट्स सिंपली डिफाइंड एज द जेनेटिक मैनिपुलेशन इन द लैबोरेटरी, जो हम जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं आर्टिफिशियली लैबोरेटरी में, इन्वॉल्विंग जिसमें आइसोलेशन एंड क्लोनिंग एक स्पेसिफिक डीएनए का होता है। एक स्पेसिफिक डीएनए को हमने आइसोलेट किया, उसके बाद इसकी क्लोनिंग करते हैं,
तो इसी प्रोसेस को, इसी टेक्नोलॉजी को हम सिंपली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो बेटा आपको याद रखना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है। सिंपली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म से जीन्स को निकालते हैं, उसके बाद दूसरे ऑर्गेनिज्म में इन जीन्स को इंसर्ट करते हैं और वो दूसरा ऑर्गेनिज्म भी ऐसे बिहेव करता है, ऐसे कैरेक्टर्स दिखाता है जैसे हमने इसमें जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट किया है। Simply, what is recombinant DNA technology? The genetic manipulation in the laboratory involving the isolation and cloning of a specific DNA is known as recombinant DNA technology. Rather, we call it as the genetic engineering. Okay. कहा जाता है in 1973 में स्टेनले कोहेन एक साइंटिस्ट था, Stanley Cohen, and second is Herbert Boy. कहा जाता है कि इन दो साइंटिस्टों ने पहली बार 1973 में यह टेक्नोलॉजी दिखाई कि जिसमें इन्होंने एक जीन को एक ऑर्गेनिज्म से निकाला और इस जीन को दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किया, जिस टेक्नोलॉजी को हम आजकल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। So that means the genetic engineering was first developed by Stanley Cohen and Herbert Boy in 1973. लेकिन बेटा कुछ ऑथर्स ऐसा भी लिखते हैं कि वो वहां पे दिखाते हैं इनके साथ एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था पॉल बर्ग। लेकिन बहुत सारे ऑथर्स खाली दो साइंटिस्टों के ही नाम लिखते हैं, स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोहे। सो दैट मीन्स आप ऐसे भी याद रख सकते हो सिंपली। अब आपको ऐसे याद रखना है व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। द जेनेटिक मैनिपुलेशन इन द लेबोरेटरी involving the isolation and cloning of a specific DNA is known as recombinant DNA technology or genetic engineering. The recombinant DNA technology was first developed by Stanley Cohen, Herbert Boy and Paul Berg in 1973. हालांकि आप ये भी लिख सकते हो the genetic engineering was first developed by Stanley Cohen and Herbert Boy in 1973. Got it? Understand? Nowadays, the recombinant DNA technology have revolutionized the world of medicine and the world of agriculture. बेटा आजकल आप देखते हो नए नए मेडिसिन जो डेवलप हो जाते हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनते हैं। अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दी डायबिटीज की। डायबिटीज आजकल बहुत कॉमन डिसऑर्डर है। कहा जाता है इंडिया में 50 इयर्स के अबोव 60 to 70% लोग जो है दैट आर सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज, और इस डायबिटीज को हम ट्रीट करते हैं विद हेल्प ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, ये इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। सो दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने रिवोल्यूशनाइज किया वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन। बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स बनाए। आजकल आप देखते हो कि आजकल जिस दौर से हम गुजरते हैं, कोरोना वायरस, म्यूटेटेड वायरस जो है, अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जेनेटिक इंजीनियर्स देखते हैं कि किस तरीके से हम वैक्सीन डेवलप करें अगेंस्ट दिस डेडली वायरस। ओके, इन एडिशन टू दैट आपने देखा होगा एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स डेवलप किए गए। फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन के बारे में 11th क्लास में पढ़ा होगा। बीटी कॉटन एक ऐसा प्लांट है जहां पर कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। नेटिव कॉटन प्लांट में क्या होता था, ये कॉटन बॉल्स पहले ही गिर जाते थे क्योंकि इसको इन्फेक्शन होता था बॉल वर्म्स से। तो उसके बाद देखा गया कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, उससे एक जीन निकाला गया बीटी जीन, और एक ऐसा प्रोटीन बनाता था जो इन बॉल वर्म्स को किल करता था। अब बैसिलस थुरिनजेनेसिस से जीन निकाला गया और कॉटन प्लांट में इंसर्ट किया गया, और इस कॉटन प्लांट का नाम रखा गया बीटी कॉटन, ट्रांसजेनिक प्लांट। आपने बेटा 11th क्लास में पढ़ा होगा एक टोमेटो है दैट्स कॉल्ड एज फ्लेवर सेवर। इसका लाइफ स्पान है, शेल्फ लाइफ पीरियड मोर देन 3 months। शेल्फ लाइफ पीरियड का माने ये है कि आप इसको रेफ्रिजरेटर के बगैर किचन में शेल्फ के ऊपर रखिएगा तो इसका लाइफ स्पान 3 महीने से ज्यादा है। तो इसी तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा
अच्छे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स दिए हैं। नाउ we have to study the steps of the recombinant DNA technology. recombinant DNA technology में हम कौन कौन से steps लेते हैं? यहां तक बेटा आपको क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया? शाबाश। देखो जी, तो सिंपली मैंने आपको कहा कि पहले मैं आपको दूंगा इंट्रोडक्शन अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आगे आपको फिर कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए बेटा ध्यान से सुनिएगा और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना? तो यहां तक क्लियर हुआ सिंपली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है। ओके, नाउ स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पहला स्टेप जो है दैट इज आइसोलेशन ऑफ ए स्पेसिफिक डीएनए। आइसोलेशन ऑफ ए स्पेसिफिक डीएनए। तो पहले हम एक डीएनए को आइसोलेट करते हैं। उसके बाद बेटा सेकंड स्टेप जो है दैट इज सिलेक्शन ऑफ वेक्टर। सिलेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, थर्ड स्टेप जो बेटा है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और फोर्थ स्टेप जो बेटा है दैट इज क्लोनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। Cloning of recombinant DNA. Okay, so simply recombinant DNA technology और genetic engineering क्या होता है? मैंने अभी आपको कहा simply you have to remember the genetic manipulation in the laboratory involving the isolation and cloning of a specific DNA is called as recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology was first developed by Paul Berg, shabash, Herbert Boye, Stanley Cohen in 1973. It has revolutionized the world of agriculture and world of medicine. Now the steps of the recombinant DNA technology. The various steps of the recombinant DNA technology includes number first is isolation of a specific DNA, second is selection of vectors, third is formation of recombinant DNA, and fourth is cloning of recombinant DNA. Okay, देखो बेटा पहला स्टेप जो है आइसोलेशन ऑफ ए स्पेसिफिक डीएनए। हम पहले किसी स्पेसिफिक डीएनए को जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं उसको हम पहले आइसोलेट करते हैं। जैसे आपने अभी देखा हमारे पास इंसुलिन बनाने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन होना चाहिए, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज अ स्पेसिफिक डीएनए। तो इसी तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम पहले किसी स्पेसिफिक डीएनए को आइसोलेट करते हैं। कैसे हम आइसोलेट करते हैं स्पेसिफिक डीएनए को? हम स्पेसिफिक डीएनए को आइसोलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो हमारे पास जो डीएनए है वो बहुत बड़ा होता है, तो हम इसमें किसी खास स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करते हैं एक एंजाइम से, जिन एंजाइम्स को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। बेटा यह आगे पढ़ोगे ये क्या होता है, इसी चैप्टर में आपको मैं पढ़ाऊंगा। यहां पर खाली आप इतना याद रखिएगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को कट करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करते हैं तो ये कट करते हैं टू फॉर्म्स में, या तो हमें ब्लंट एंड्स मिलते हैं और या तो हमें स्टिकी एंड्स मिलते हैं। ब्लंट एंड्स और स्टिकी एंड्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डीएनए ऐसे है GATTC, ठीक है ना? तो इसकी जो यहां से सीक्वेंस है ग्वानिन है तो यहां से साइटोसिन होगा, एडेनिन है तो थाइमिन है, थाइमिन है तो एडेनिन है, थाइमिन है तो एडेनिन है, साइटोसिन है तो ग्वानिन है, तो यहां से ग्वानिन है तो यहां से साइटोसिन। तो या तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको ऐसे काटेगा, ब्लंट एंड्स बनेंगे, यानी आपके पास GAT होगा और CTA होगा, इट विल बी लाइक दिस। आपके पास TCG होगा, AGC होगा, तो इनको हम ब्लंट एंड्स कहते हैं। These are blunt ends, ठीक है ना? तो यहाँ हमारे पास जो होता है ये डीएनए ऐसे काटेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये डीएनए ऐसे कट करेगा। आपके पास होगा G, आपके पास होगा CGAAT, इट्स लाइक दिस। तो आपके पास जो डीएनए कट गया तो यहां पर स्टिकी एंड है, तो यहां पर आपके पास है G, ठीक है ना? तो आपके पास है CTAA, ठीक है ना? ओके,
तो इस तरीके से आपको ये कट्स मिलते हैं, सॉरी GATTC, यहां से C, इट्स लाइक दिस। तो इस तरीके से जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को काटते हैं तो इनको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम ज्यादातर स्टिकी एंड्स को ही यूटिलाइज करते हैं, इसको कम यूटिलाइज करते हैं। तो बेटा पहला स्टेप जो है आइसोलेशन ऑफ ए स्पेसिफिक डीएनए, इस तरीके से आपको याद रखना, ठीक है ना। ओके, नाउ सेकंड स्टेप,